चांस है कि वो डायमंड होगा। ओके, अब मजीद आगे फिर जाते हैं। वही वो टेबल जो आपको ऊपर मैंने डिस्कस की थी, वही टेबल ये दोबारा आ गई है। इस पर मैंने आपको कुछ जॉइंट प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन करनी है, इसी टेबल पे एक्सप्लेन करनी है। We would like to explain this probability with the help of joint probability distribution. ये एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी इसलिए कहते हैं कि दो वेरिएबल है, एक ट्रांसप्लांट है और एक वेट इन टाइम है। क्योंकि ये दो वेरिएबल के लिए जॉइंटली बनाया गया है तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं। ठीक है, इसकी मदद से डियर स्टूडेंट आपको ये कुछ चीज़ें बतानी है। एक तो आपको बताने हैं कि इसमें जॉइंट प्रोबेबिलिटी कौन सी है। अब आप देखें, ये जो प्रोबेबिलिटी है 0.20, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है हर्ट की और वेटिंग टाइम लेस देन 1 ईयर की। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी जो इधर 0.20 लिखी हुई है, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H एंड W। ये इसको शो करता है, ये वाला 0.20 शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ H एंड W। इसी तरह ये 0.10 शो करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट ट्रांसप्लांट बट वेटिंग टाइम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ईयर। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ H एंड W है की प्रोबेबिलिटी है, और ये जो है प्रोबेबिलिटी है H और W डैश की। और इसी तरह यहाँ से मैंने ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी उठाकर और उससे ये प्रोबेबिलिटी मालूम की है। और इस प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बताया कि इसमें वेटिंग टाइम का इफेक्ट, क्योंकि W भी आ गया और W डैश भी आ गया, लिहाजा वेटिंग टाइम गायब हो गया। अब सिर्फ ये 0.30 सिर्फ ये हर्ट की प्रोबेबिलिटी है, ये सिर्फ हर्ट की प्रोबेबिलिटी है। ये 0.30 सिर्फ इस H की प्रोबेबिलिटी है, 0.20 सिर्फ K की प्रोबेबिलिटी है। याद रखें, ये प्रोबेबिलिटीज जो इस टेबल के अंदर लिखी हुई हैं, ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी जो इधर किनारे में टोटल के नीचे लिखी हुई हैं या इधर किनारे पर टोटल के सामने लिखी हुई हैं, इनको हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की खास बात यह होती है कि उसमें वो दरमियान का इफेक्ट निकल जाता है, दरमियान का एक आध इफेक्ट निकल जाता है। बिलफर्ज जब आपने ये प्रोबेबिलिटी बताते हैं ये हर्ट की प्रोबेबिलिटी है, तो इससे वेटिंग टाइम का इफेक्ट निकल जाता है। इसी तरह इन तमाम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी से वेटिंग टाइम का इफेक्ट निकल गया है। इसी तरह ये जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज हैं, ये प्रोबेबिलिटी अब सिर्फ वेटिंग टाइम लेस देन 1 ईयर की है, और ये जो प्रोबेबिलिटी है वेटिंग टाइम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ईयर की, इससे ट्रांसप्लांट का इफेक्ट निकल गया है। क्योंकि जब समेशन होती है तो जिस वेरिएबल के अलोंग समेशन होती है उसका इफेक्ट निकल जाता है। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है वेटिंग टाइम लेस देन 1 ईयर की, और ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है वेटिंग टाइम ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 ईयर की। तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी हो गई। आखिर में आ गई है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ H गिवन W। इसमें कंडीशन W, इसमें कंडीशन है। आप कहते हैं मुझे इजाफी इंफॉर्मेशन मौजूद है, मुझे पता है कि उसका जो बंदे का ऑपरेशन हुआ था उस बंदे का ऑपरेशन 1 साल से कम वक्त में हुआ था, ये बात मुझे पता है। जब ये बात पता है तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेकार हो जाती है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास लिए बेकार हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि उसका ऑपरेशन 1 साल से कम में हुआ था। अब बताएं कि उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, इसका क्या चांस है। इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट ऑपरेशन गिवन दैट वेटिंग टाइम वाज लेस देन 1 ईयर। गिवन दैट, ये स्लेश को हम पढ़ते हैं गिवन दैट वेटिंग टाइम वाज लेस देन 1 ईयर, और इसका फार्मूला है
probability of H and W divided by probability of W. Probability of H and W divided by probability of W. और probability of H and W कैसे कैलकुलेट करते हैं? probability of H and W मैंने आपको बताया वो यहाँ से आ जाता है 0.20, और probability of W जो है वो यहाँ पर W के बिल्कुल नीचे यहाँ से आ जाता है, ये मार्जिनल probability है। ये जॉइंट probability है और ये मार्जिनल है। बहरहाल इस जॉइंट प्रोबेबिलिटी को इस मार्जिनल पर डिवाइड कर देते हैं तो ये आंसर आ जाता है। इस तरीके से आप ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। इंशाल्लाह आगे भी इस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी अगर आप ये प्रोबेबिलिटी ऑफ W इधर मल्टीप्लाई कर लें और H की जगह A लिख लें और W की जगह B लिख लें तो आप ये फार्मूला ऐसे बना सकते। Probability of A and B is equal to probability of A into probability of B given that A. इस तरह भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं probability of B multiply by probability of A given that B. लेकिन याद रखें कि अगर आपने यहाँ पहले probability of A लिखा तो फिर A को given that में लिखेंगे, और अगर पहले B लिखा तो फिर B को given that में लिखेंगे। बाकी आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ये है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। चले जी मजीद आगे जाते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स जो इकट्ठे ना हो सकते हो, हमारे उलमा इनको ज़िदैन कहते हैं कि ये इकट्ठे नहीं हो सकते। चले इतनी देर से लेक्चर चल रहा है, आप इस बात को इस तरह समझें कि पुश्तो में कहते हैं सतवान खुरेन उशपीलिबा नवाही, क्योंकि सत्तू खाएंगे तो सीटियां नहीं बजाएंगे। सत्तू आपको पता है, जिनमें आप में से अगर अपने बुजुर्गों से पूछे, ये पाउडर की तरह होता है, खाने की चीज होती है। अगर आप इसको खाएंगे और साथ सीटियां बजाएंगे तो सत्तू तो मुंह से निकल के मुंह पे फैल जाएगा। ठीक है, तो जो सतवान खुरेन उशपीलिबा नवाही, इसको उर्दू वाले इस तरह समझे इस बात को कि अगर पुप्पो को बुलाएंगे तो सत्तू खाते वक्त पुप्पो को नहीं बुलाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि सत्तू खाएंगे और आपने पुप्पो को बुला दिया तो आपके मुंह से निकल के आपके चेहरे पर फैल जाएगा। ठीक है, तो ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और इनमें कॉमन चीज कोई नहीं है, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। ये इवेंट इकट्ठे नहीं हो सकते। सत्तू खाना और पुप्पो को बुलाना ये इकट्ठा नहीं हो सकता। These events cannot occur together. ये इकट्ठे नहीं हो सकते। If A and B are mutually exclusive event, then joint probability of A and B is 0. Probability of A and B, वो joint probability of A intersection B is equal to 0. याद रखें and में intersection के लिए कह रहा हूं। तो probability of A intersection B अगर mutually exclusive event है तो इसका मतलब है कि intersection empty आएगा। इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। यहां देखें, ये एक सेट है ए और एक सेट है बी, इनमें इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा। इंटरसेक्शन इनका एम्प्टी सेट है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई जाएगी। ठीक है ना, इसकी एक एग्जांपल देखें। लेट ए बी द इवेंट दैट एम्प्लॉय इन अ लार्ज कंपनी इज अ व्हाइट कॉलर वर्कर एंड बी इज द इवेंट दैट एन एम्प्लॉय इज अ ब्लू कॉलर वर्कर। ए किसको शो कर रहा है? ए शो कर रहा है व्हाइट कॉलर वर्कर को और बी शो कर रहा है ब्लू कॉलर वर्कर को। ठीक है ना, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अगर आप मालूम करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जाहिर है कि इस तरह नहीं हो सकता कि एक बंदा बैक वक्त व्हाइट कॉलर भी हो और ब्लू कॉलर भी हो। तो लिहाजा इंटरसेक्शन इस तरह नहीं हो सकता, या वो व्हाइट कॉलर होगा या वो ब्लू कॉलर होगा। लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 0। इसी तरह हम आगे जाते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट आपको बताते हैं। अच्छा जी, if the knowledge that some event B has occurred influence the probability of occurrence of another event A, then A and B are said to be dependent event। अगर आपको इजाफी इंफॉर्मेशन, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ इजाफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इजाफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है,
और उस इजाफी इंफॉर्मेशन से आपके पास जिस इवेंट में आप इंटरेस्टेड है उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो रही है, बदल रही है, तो फिर ये दो इवेंट ए एंड बी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। अगर आपके पास इजाफी इंफॉर्मेशन आ रही है और उससे आपके जिस इवेंट में इंटरेस्टेड हैं, यहां पर आप इवेंट ए में इंटरेस्टेड हैं, अगर इजाफी इंफॉर्मेशन से इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी नहीं बदल रही हो, वही रहती है इवेंट ए की अकेले प्रोबेबिलिटी, और इजाफी इंफॉर्मेशन आने के बाद इवेंट ए की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर ये दोनों बराबर है फिर तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, फिर तो ए और बी इंडिपेंडेंट है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इफ इट इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो फिर ए और बी डिपेंडेंट है। याद रखें, इक्वल टू का मतलब है कि ए एंड बी दे आर इंडिपेंडेंट, और अगर यहां नॉट इक्वल टू आ जाए, यहां भी नहीं है लेकिन अगर यहां नॉट इक्वल टू आ जाए तो ए और बी आर डिपेंडेंट। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो फिर हम ये जो फार्मूला थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, या इस तरह। चूंकि फिर जब इंडिपेंडेंट है तो इसको हम सिंपल लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बस सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होगा, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगा, तो फिर ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। लेकिन याद रखें ये हमेशा नहीं होता, ये सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में होता है। जनरली हमारे पास इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होते, और जनरल जो फार्मूला है वो ये वाला है, वो जनरल जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी का, वो ये फार्मूला। अच्छा जी, अब चले कुछ एग्जांपल्स देख लें कि कौन से इवेंट इंडिपेंडेंट है। टू द इवेंट ऑफ हैविंग क्रिमिनल रिकॉर्ड एंड द इवेंट ऑफ नॉट हैविंग फादर एट होम इज डिपेंडेंट, आर डिपेंडेंट। ये दो इवेंट, एक बंदे का क्रिमिनल रिकॉर्ड है और ये कि घर में वालिद नहीं है, यही तो मसला है। घर में वालिद हो तो क्रिमिनल रिकॉर्ड तक बात पहुंचती नहीं है, वो पहले ही बात काबू कर लेता है। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड और घर में वालिद का मौजूद न होना, बच्चे का यतीम होना, इस बात का इम्कान है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड की तरफ उसको ले जाए। तो बहरहाल ये दो इवेंट जो है ना, दे आर डिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इसी तरह द इवेंट ऑफ बीइंग डायबिटिक, एक बंदे को शुगर है, एंड हैविंग फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज आर डिपेंडेंट। ये डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि डायबिटीज जो है ना, आपको पता है ये इनहेरिटेबल डिजीज है। तो अगर आपका फैमिली रिकॉर्ड है डायबिटीज का, तो फिर आपके डायबिटिक होने का चांस बढ़ जाता है, फिर आपका डायबिटिक होने का चांस बढ़ जाता है, और नतीजतन ये इवेंट्स जो हैं डिपेंडेंट है। अब कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट को भी देख लें। The event of having 10 letters in your last name and being a sociology major are independent. भाई आपके नाम के आखिरी हिस्से में 10 लेटर्स है, 10 अल्फाबेट्स आते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आपने मेजर यूनिवर्सिटी में मेजर सब्जेक्ट सोशियोलॉजी लिया हुआ। इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। These events are independent from one another. However, many times it is not obvious whether two events are independent or dependent. अक्सर औकात ये वाज़े नहीं होता कि दो इवेंट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट। तो फिर हमें वो फार्मूला जो हमने ऊपर बताया उसको चेक करना पड़ता है। कौन सा फार्मूला? ये फार्मूला फिर हमें चेक करना पड़ता है। हमें एक इवेंट की अलग से प्रोबेबिलिटी मालूम करनी पड़ती है और उसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी अलग से, और चेक करना पड़ता है कि दोनों बराबर हैं कि नहीं है, ये बात चेक करनी पड़ती है। अब आपको ये बात एक एग्जांपल से बताते हैं। फॉर द एक्सपेरिमेंट ऑफ ड्राइंग वन कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, लेट ए बी द इवेंट दैट क्लब इज सेलेक्टेड एंड बी इज द इवेंट दैट अ फेस कार्ड इज सेलेक्टेड। अच्छा, फेस कार्ड जो है ना, इसको कहते हैं जेक, क्वीन और किंग, जिसपे फेस बना होता, ठीक है ना। तो और इसी तरह लेट्स सी विद द इवेंट दैट अ जेक इज ड्रॉन, ठीक है। अब आप देखें कि ए और बी किस तरह इंडिपेंडेंट इवेंट है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको क्लियर नहीं हो रहा कि ए जो है क्लब
और फेस कार्ड कैसे इंडिपेंडेंट है, ये आपको क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ये आपको इधर क्लियर हो जाएगा। अब आपको यहाँ मैंने टेबल में आपकी सहूलत के लिए कैलकुलेशन की है। फर्ज करें ए है क्लब, ये वो इवेंट है जिसमें आप इंटरेस्टेड है, अ क्लब इज सेलेक्टेड। अब आप क्लब सेलेक्ट करेंगे तो आपको, और ये मैं क्लासिकल अप्रोच इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्लब के फेवर में टोटल 13 कार्ड जाते हैं और टोटल 52 कार्ड हैं। तो 13/52 1/4 यानी 25% उसका चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आ रहा है? 25%। अच्छा, अब आप कहते हैं कि जी मुझे पहले से पता है कि फेस कार्ड आ चुका है, अब क्लब का क्या चांस है? यानी अब आप जो इवेंट है, अ क्लब इज ड्रॉन गिवन दैट द कार्ड सेलेक्टेड इज नोन टू बी फेस कार्ड, इतना पता है कि फेस कार्ड है, ये बताओ क्लब का अब क्या चांस है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, अब आप देखें मैं सिर्फ फेस कार्ड में देखूंगा, सिर्फ फेस कार्ड में मेरे पास 3 क्लब होते हैं, जेक, क्वीन और किंग। अगर मैं 52 कार्ड्स में से सिर्फ ये कार्ड्स अलग कर दूं, जेक, क्वीन एंड किंग सारे अलग कर दूं, तो उनमें क्लब मेरे पास 3 हैं और टोटल ये चूंकि 4 सेट होते हैं तो टोटल ये 12 में। अब 3 और 12 आप चेक करें, ये 1/4 बनता है, वही 25%। मतलब ये प्रोबेबिलिटी का आंसर एक जैसा आ रहा है, दस ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। क्योंकि आंसर एक जैसा आ रहा है तो ए और बी इंडिपेंडेंट है, ये दलील है। लेकिन अब आप मैं ये 2 इवेंट बता रहा हूं, सी और सी गिवन दैट बी, सी और बी आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों? सी मैंने बताया था कि अ जेक इज ड्रॉन, अ जेक इज ड्रॉन, तो जेक आपके पास टोटल पॉपुलेशन में इसमें 52 कार्ड्स हैं और उसमें 4 जेक्स हैं, 4 और 52 1/13 इसका चांस आ रहा है। अब जरा सी गिवन दैट बी देखें, a jake is drawn given that the card selected is known to be face card, face card मुझे known है। अब probability of सॉरी ये मैंने a लिख लिया है, ये अगेन गलती है, ये c given that b है, ये c given that b है, ये a given that b नहीं है, एक्चुअली कॉपी पेस्ट की गलती है ये। बहरहाल ये c given that b है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, ये c given that b है। प्रोबेबिलिटी ऑफ c given that b ये 4 और 12, क्योंकि मेरे पास टोटल 4 जो है ना जेक हैं और 12 मेरे पास टोटल फेस कार्ड है, 4/12 1/3 आ रहा है, और 1/3 तो 1/13 के बराबर नहीं होता। दस इवेंट बी एंड सी आर डिपेंडेंट, दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट। चले जी आगे जाते हैं। कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, और ये बात मैंने पहले बता दी थी, वेटिंग टाइम लेस देन 1 ईयर और वेटिंग टाइम ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ईयर। टू एवरी इवेंट देयर करस्पॉन्ड अनदर इवेंट ए डैश, किसी भी इवेंट ए के लिए एक और इवेंट होता है ए डैश, और ए डैश किसको शो करता है? कंप्लीमेंट ऑफ ए, या इसको आप कहेंगे नॉट ए। ए बलफर्ज इम्प्लाइड लोगों को शो कर रहा है तो ए डैश शो करेगा अनएम्प्लॉयड को, नॉट एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड को शो करेगा। ये कंप्लीमेंट्री इवेंट्स होते हैं, ठीक है। अहम बात यह है इसके हवाले से कि कंप्लीमेंट्री इवेंट्स कौन से होते हैं, वो कंप्लीमेंट कौन सा होता है ए का, वो ये होता है कि आप ए के यूनिवर्सल सेट से एक एलिमेंट निकाल लें तो जो बाकी रह जाएगा वो ए का कंप्लीमेंट होगा। The word is used to describe the complement of event. The complement of selecting a red card is not selecting a red card. ठीक है, रेड कार्ड का कंप्लीमेंट क्या है कि आप रेड कार्ड सेलेक्ट ना करें। The complement of being a smoker is not being a smoker. स्मोकर का कंप्लीमेंट क्या है? Not being a smoker. इसी तरह मैंने आपको बताया कि अगर ए शो कर रहा है एम्प्लॉयड पर्सन तो ए कंप्लीमेंट शो करता है अनएम्प्लॉयड पर्सन। बहरहाल इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कंप्लीमेंट्री इवेंट की यह बड़ी खास बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1।
ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे मालूम करते हैं, इस रूल को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये एक एग्जांपल से मैं आपको बता रहा हूँ. Find the probability that on a given roll of pair of dice that snake eyes are not rolled. स्नेक आइज एक खास इवेंट को कहते हैं सोल्यूशन. स्नेक आइज मीन अ डबल वन, ठीक है ना. वन वाज ऑब्जर्व ऑन ईच डाइस. आपने दो छक्के क्रॉस किए, आप कहते हैं स्नेक आइज ना आए, इसका कितना चांस है. स्नेक आइज ना आए, स्नेक आई कहते हैं डबल वन को. एक डाइस पे भी वन आ जाए, दूसरे डाइस पे भी वन आ जाए, इसको स्नेक आइज कहते हैं. ओके, लेट ए बी द इवेंट ऑफ रोलिंग अ स्नेक आइज. एक इसको शो कर रहा है कि स्नेक आइज आ जाए, तो फिर ए की प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि वो 1/36 है, क्योंकि दो डाइस आप थ्रो कर दें तो टोटल 36 चांसेस है, ये मैं ऊपर बता चुका हूं. तो आपके पास दोनों पे और दोनों पे वन आ जाए तो उस 36 में सिर्फ एक पॉइंट इसके हक में जाता है, बाकी सब इसके खिलाफ जाते हैं. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 1/36 है. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, वो देखिए. ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए उधर ले जाके माइनस कर दें, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है 1/36 है, वो ऐसे ही माइनस कर ले. ये माइनस करेंगे तो आपके पास 35/36 है. तो ये कि स्नेक आइज ना आए, इसका चांस है 35/36, काफी ज्यादा चांसेस. इसी तरह अब मल्टीप्लिकेशन रूल फॉर इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट. अगेन ये मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन अब फॉर्मली बता रहा हूं. ये मल्टीप्लिकेशन रूल है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए. या अगर पहले आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख लिया तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी. याद रखें, अगर यहाँ पहले ए लिख लिया तो यहाँ ए गिवन दैट में आएगा, और अगर पहले बी लिख लिया तो यहाँ बी गिवन दैट में आएगा. ये फार्मूला जनरल है और ये हर केस में इस्तेमाल हो सकता है. बेसिकली आमतौर पे यही फार्मूला इस्तेमाल होगा. लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है, ये ए इंटरसेक्शन बी के प्रोबेबिलिटी मालूम करने का तरीका है. ये नॉन इंडिपेंडेंट केस में ये फार्मूला है और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में ये फार्मूला. चले जी जरा इसका एग्जांपल देखें. हॉस्पिटल हैज 40 physicians on staff, of which 5 are cardiologists. Find a probability that 2 randomly selected physicians are both cardiologists. अच्छा जी, एक हॉस्पिटल में 40 डॉक्टर हैं और 5 उसमें कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है. अब आपने करना क्या है, आपने रैंडमली 2 फिजिशियन सेलेक्ट करना है और इस बात की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि दोनों कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ठीक है. इसका सलूशन हम आपको बताते हैं. इसका सलूशन हम आपको बताते हैं. Let A denote the event that first physician selected is cardiologist. A इसको डिनोट कर रहा है कि पहला बंदा जो आप सेलेक्ट करते हैं वो कार्डियोलॉजिस्ट है. इस तरह B denotes the event that the second person selected, physician selected, is also cardiologist. Is cardiologist. Okay. तो अब आप इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. बेसिकली हमें ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं. पहले मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए. इवेंट पहले मैंने ए लिया, द फर्स्ट फिजिशियन सेलेक्टेड इज कार्डियोलॉजिस्ट. तो जब पहला बंदा सेलेक्ट करेंगे तो तब तक हमारे पास पॉपुलेशन में 5 कार्डियोलॉजिस्ट हैं और टोटल 50 डॉक्टर्स हैं. तो 40 डॉक्टर्स हैं. तो 5/40 1/8 चांस है पहले बंदे का कार्डियोलॉजिस्ट आने का, 1/8. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए, पहले स्टेप पे कार्डियोलॉजिस्ट आ गया, गिवन दैट ए का ये मतलब है.
कि पहला बंदा कार्डियोलॉजिस्ट आ गया, अब दूसरे के कार्डियोलॉजिस्ट होने का क्या चांस है? याद रखें, पहला कार्डियोलॉजिस्ट आ गया, द सेकंड person selected is cardiologist provided that the first is also is known to be cardiologist. पहला कार्डियोलॉजिस्ट है, यह बात हो चुकी है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हम कैसे मालूम करेंगे? ये देखें, अब की दफा आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए बराबर है, ये 4 क्यों लिखा? इसलिए कि ऑलरेडी पहला बंदा सेलेक्ट हो चुका है और एक कार्डियोलॉजिस्ट कम हो गया, अब हमारे पास 4 कार्डियोलॉजिस्ट हैं। और ये कि यह 39 क्यों लिखा? क्योंकि एक बंदा सेलेक्ट हो चुका है, तो 40 डॉक्टर अब नहीं है, अब 39 डॉक्टर है, तो 4/39 अब प्रोबेबिलिटी हो गई। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस रूल की मदद से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के दोनों कार्डियोलॉजिस्ट, तो आप इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आप मल्टीप्लिकेशन रूल पे हम आते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट है 1/8 इंटू 4/39, तो ये 1/78 चांस है इस बात का। इसका मतलब है कि अगर आप ये सिलेक्शन 78 दफा करें तो एक दफा इसका चांस है कि दोनों बंदे कार्डियोलॉजिस्ट ही सैंपल में आ जाएंगे। एक और एग्जांपल देखें, 10% of a particular population have hypertension and 40% of the same population have home computer। चले जी, 10% लोग हैं जिनकी हाइपरटेंशन है, उनको ये बीमारी लाहक है, और 40% उसी पॉपुलेशन में लोग हैं जिनके पास घर में कंप्यूटर है। अब अगर आप ये एज्यूम कर लें, और मेरा ख्याल में इसके सेंस बनता है कि हाइपरटेंशन का होम कंप्यूटर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल में आजकल शायद ताल्लुक पैदा हो गया है। वो ये कि कंप्यूटर पे आप नेट पे जो है ना, ये कोरोना वायरस की खबरें बहुत ज़्यादा देखते हैं और हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। लेकिन बहरहाल फिलहाल मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि हाइपरटेंशन और होम कंप्यूटर दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो फिर आप, और H से मैं हाइपरटेंशन और C से कंप्यूटर को डिनोट कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ H एंड C बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ H इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ H है 10% और प्रोबेबिलिटी ऑफ C है 40%, जस्ट मल्टीप्लाई कर लें तो इसका आंसर आ रहा है 0.04। 0.04 का मतलब है 4%। तो इसका मतलब है कि 4% लोग इस पॉपुलेशन में ऐसे हैं जिनको दोनों ये बातें हैं, हाइपरटेंशन भी है और घर में कंप्यूटर भी है। 4% लोग ऐसे हैं। आगे जाते हैं जी। एडिशन रूल फॉर द यूनियन ऑफ इवेंट्स। दो इवेंट्स के यूनियन की प्रोबेबिलिटी आप कैसे मालूम करते हैं? ए इंटरसेक्शन बी की मैंने ऊपर बता दी है, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं? एडिशन रूल के लिए ये तरीका है, ए और बी या ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं? द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज आउटकम दैट बिलोंग टू ए और बी और बोथ ए एंड बी। आपको पता है जब आप यूनियन में लेते हैं तो आप ए के एलिमेंट भी लिखते हैं, बी के भी, और जो कॉमन एलिमेंट है वो भी लिखते हैं। तो यूनियन का यही तरीका होता है। अलबत्ता कॉमन एलिमेंट 2 दफा नहीं लिखते, 1 दफा लिखते हैं। और ये वेन डायग्राम में उन्होंने आपको ए यूनियन बी बताया हुआ है। अलबत्ता इसमें ये जो शेडेड पोर्शन है ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन है और वो कॉमन पोर्शन है, ये ज्यादा डार्क बताया गया है। ओके, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करने के, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी को ऐड करना पड़ता है। लेकिन जब हम ये काम करते हैं तो इसमें गलती हो जाती है। वो ये कि वो जो कॉमन एरिया है वो 2 दफा ऐड हो जाता है, तो हम उसको 1 दफा माइनस करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बाकी ये यहाँ पर जो और लिखा है ये यूनियन और को कहते हैं और इंटरसेक्शन एंड को कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी इस तरह मालूम करते हैं और इसको कहते हैं एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो रूल है दिस इज एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अलबत्ता अगर हमें यह पता हो कि 2 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, उनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, जिस तरह यहाँ पर है इंटरसेक्शन यहाँ तो हो रहा है, उनका इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, एक सेट इधर है दूसरा सेट उससे बहुत दूर है और वो मिल नहीं रहे, तो फिर ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन 0 हो जाएगा।
इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 0 होगा, और फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल हो जाएगा केस। तो अब इसके एक एग्जांपल देख लें। वो कह रहे 40% एम्प्लॉयज इन दिस कंपनी हैव कॉलेज डिग्री। 40% एम्प्लॉयज इस कंपनी के 40% एम्प्लॉय के पास कॉलेज डिग्री मौजूद है। 30% हैव बीन विथ दिस कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर। 30% लोग ऐसे हैं जो कम से कम 3 साल या 3 से ज्यादा सालों के साल हो गए, यानी वो एक तरह से पुराने एम्प्लॉय हैं। 30% एम्प्लॉयज पुराने हैं। एंड 15% आर बोथ। 15% आर बोथ का क्या मतलब है कि उनके पास कॉलेज की डिग्री भी है और वो पुराने एम्प्लॉय हैं। अब आपने मालूम करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए क्या है? ए वो इवेंट है कि उसके पास कॉलेज डिग्री है। बी कौन सी है कि भाई उसका वो पुराना एम्प्लॉय है, कम से कम 3 साल हमारे पास रहा है, पुराना एम्प्लॉय। Then A or B is the event that an employee has a college degree or has been with company for at least 3 years. तो अब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या ए यूनियन बी मालूम करेंगे तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए की क्या प्रोबेबिलिटी है? ए की प्रोबेबिलिटी है 40%। 40% है 0.40 प्लस बी की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो है 30% 0.30 माइनस वो बोथ, वो जो एरिया है जो डबल काउंट हो गया, मैंने इधर भी बता दिया था कि डबल काउंटिंग, तो उसको एक दफा माइनस करना पड़ता है। 15% बोथ है, उनके पास कॉलेज डिग्री भी है और पुराने भी हैं, तो वो 15% उससे एक दफा माइनस करना है, क्योंकि ये 2 दफा ऐड हो गया था। एक दफा तो सही है लेकिन एक दफा माइनस करना पड़ेगा। बहरहाल इन दोनों को प्लस करके ये माइनस करते हैं तो 0.55 आंसर आता है, विच इज 55%। तो इसका मतलब है कि 55% एम्प्लॉयज ऐसे हैं इस कंपनी के पास जिनके पास या तो कॉलेज डिग्री है या वो पुराने। अच्छा जी, अब हम आते हैं बेस थ्योरम पे। इंशाल्लाह स्टूडेंट परेशान ना हो, ये डिस्कशन एंड के काफी करीब पहुंच रही है। बेस थ्योरम ये मैंने बिल्कुल एक एग्जांपल से शुरू किया हुआ है। A computer disk manufacturer has 3 location that produces computer disk. कंप्यूटर डिस्क मैन्युफैक्चर है, सीडी मैन्युफैक्चरर है, और उसके पास 3 लोकेशन है जहां पर वो सीडीज बनाता है। ये 3 शहर हैं, ओमाहा है, मेम्फिस है और कैंसस है। ये 3 जगह हैं। मैं ओमाहा को A1 से, मेम्फिस को A2 से और कैंसस को A3 से डिनोट करूंगा। बहरहाल तो ओमाहा प्लांट प्रोड्यूसेस 30% ऑफ डिस्क। वो 30% मैंने कहाँ लिखा है? ये है वो 30%, 0.30। ये मार्जिनल में आता है, याद रखें। ऑफ विच 5% आर डिफेक्टिव। ये 5% आर डिफेक्टिव का क्या मतलब हुआ ये मैं अभी बताता हूँ। द मेम्फिस प्लांट प्रोड्यूस 50% ऑफ डिस्क ऑफ विच 75% आर डिफेक्टिव। तो मेम्फिस का जो सिचुएशन है वो इस कंपनी का 50% प्रोडक्शन मेम्फिस से होती है और उसमें 75% डिफेक्टिव है। आप कहेंगे यहाँ तो कुछ और लिखा हुआ है डिफेक्टिव के नीचे, ये मैं भी बताता हूँ कैसे आ गया। द कैंसस सिटी प्रोड्यूसेस रिमेनिंग 20%। कैंसस सिटी ये 20% प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो 20% ये प्रोड्यूस कर रहा है इसका 25% डिफेक्टिव होता है। 25% नहीं, 0.25%। इसी तरह ये है 0.75%। 25% डिफेक्टिव तो कंपनी प्लांट ही बंद कर देना चाहिए जो इतनी बड़ी मिकदार। 0.25% डिफेक्टिव। अब ये कैसे करते हैं? बेसिकली आप ये करते हैं कि आप बिलफर्ज ये एक की कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूं ओमाहा की कि ये फिगर कैसे आया। आपको पता है कि 30% तो वो ओमाहा का जो प्लांट है, इस कंपनी की जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 30% ओमाहा से आता है और उसका 0.5% डिफेक्टिव है। उसका 0.5, अगर मैंने पहले से 5% कहा हो तो माफी चाहता हूं, ये 0.5% है।
तो 0.5% डिफेक्टिव है। ये मैं आपके सामने कैलकुलेट करता हूं। ये जरा देखिए कैलकुलेटर से कि ये फिगर मेरे पास कैसे आया। ये कैलकुलेटर लोड करके मैं आपके सामने ये कैलकुलेट कर, ये देखें, आपको पता है कि इस प्लांट में 30% तो प्रोडक्शन हो रही है, टोटल का 30%, वो इधर लिखा भी है 30%। ये हो जाएगा 0.30 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करना है, किस चीज से मल्टीप्लाई करना है, 0.5%, तो मल्टीप्लाई बाय 0.5, और ये चूंकि परसेंट है तो डिवाइड बाय 100 इक्वल टू, ये आपके पास 0.0015, ये फिगर यहां से 0.0015 ये फिगर आ गई। मेरे ख्याल में अब आपको समझ आ गई है कि ये फिगर्स मैंने कैसे कैलकुलेट की, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये बाकी फिगर मैंने कैलकुलेट किए हैं, लेकिन उनकी अपनी सिचुएशन है। जैसे वो दूसरा प्लांट है तो उसमें 50% प्रोडक्शन है और 0.75% जो है ना डिफेक्टिव आ रहा है। तो ये देखिए 50% हो जाएगा 0.50 मल्टीप्लाई बाय 0.75 डिवाइड बाई 100, क्योंकि वो परसेंट है। तो ये देखिए 0.00375, मेरे ख्याल में आपको ये समझ आ गई। बाकी ये फिगर मेरे पास कैसे आया है, तो देखें भाई इस प्लांट में टोटल इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतना परसेंटेज है जो इस प्लांट में प्रोड्यूस होता है, इतनी प्रोबेबिलिटी है, इतना इसका पोर्शन है, इसका प्रोपोर्शन है। ओमाहा प्लांट का प्रोपोर्शन टोटल प्रोपोर्शन में कितना है, वो है 30%, 0.30। 30% में इतना डिफेक्टिव आ रहा है, तो इस 30% से ये माइनस कर ले तो बाकी जो आ गया 0.30 से ये फिगर माइनस कर ले तो जो फिगर अब बाकी आ गया ये जाहिर है कि नॉन डिफेक्टिव है, ये गुड कंडीशन में है पार्ट्स। इसी तरह मेम्फिस प्लांट में इतनी प्रोडक्शन हो रही है, इतनी डिफेक्टिव है, टोटल प्रोडक्शन से इतना माइनस कर दे तो जो बाकी आ जाएगा वो गुड होगा। इसी तरह कैंसस वालों के लिए हमने कैलकुलेशन कर लिए, और ये तो जस्ट टोटल है, इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल, ठीक है। इस टेबल की बड़ी अहमियत है, इसकी मदद से बहुत सारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। जो स्टूडेंट ये टेबल कैलकुलेट कर सकते हैं वो बेस थ्योरम को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं। जो ये टेबल कैलकुलेट नहीं कर सकते वो बेचारे ये थ्योरम पे परेशान ही रहते हैं और बड़ा मुश्किल उनको लगता है ये थ्योरम। अच्छा, ये थ्योरम है क्या चीज? ये थ्योरम आप लोगों ने जो मल्टीप्लिकेशन लॉ पढ़ा है, चले मैं थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस आता हूं। बेस थ्योरम बेसिकली ये थ्योरम है और ये आप पहले पढ़ चुके, लेकिन इसी को मॉडिफाई करके ए से और फिर ए से लिख लिया जाता है, ये मैं अभी बता रहा हूं। लेकिन बेसिकली ये वही थ्योरम है, ठीक है ना, ये बेसिकली वही थ्योरम है। चले इस प्रॉब्लम में बात क्या है आपको बताया, और ये क्वालिटी कंट्रोल वालों को पता होता है कि हमारे कौन से प्लांट से टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है और उसमें डिफेक्टिव की क्या सिचुएशन है, उस प्रोडक्शन में डिफेक्टिव की क्या सिचुएशन होती है, ये फिगर उनको पता होती है। लेकिन अब आपको अगर एक उल्टा प्रॉब्लम पूछ लिया जाए, जरा इस प्रॉब्लम को देखें। इफ अ डिस्क इज परचेज एट अ स्टोर एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, अब जरा और से सुने, एक डिस्क परचेज की गई है और पता चल गई है कि वो डिफेक्टिव है। What is the probability that is what manufactured in Omaha plant? अब जरा गौर से सुने, हमें पहले से पता है कि वो डिफेक्टिव है, इस बात का चांस क्या है कि ओमाहा इस प्लांट में बनी है, ठीक है। आप जो मालूम करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 का क्या मतलब है, ओमाहा प्लांट, गिवन दैट, और बी क्या है, बी शो कर रहा है कि वो डिफेक्टिव है, बी शो कर रहा है कि वो डिफेक्टिव है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन दैट B हैज अकर्ड, इतना हमें पता है कि डिफेक्टिव है। ये बात आपको इस पूरे क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है। क्वेश्चन में जो गिवन है वो ये है कि डिफेक्टिव का चांस गिवन है गिवन दैट A1, डिफेक्टिव गिवन दैट A2, ये चीजें गिवन है। लेकिन अब उल्टी बात उल्टी हो गई है। हमें डिस्क का पता है कि वो डिफेक्टिव है, इस बात का क्या चांस है कि वो डिस्क ओमाहा में बनी थी,
ये प्रोबेबिलिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका तरीका है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 गिवन दैट B, और ये आपको पहले फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ये बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B आप कैसे मालूम करते हैं, या आप इंटरसेक्शन रूल से मैं पहले बता चुका हूं, यह बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मेरे पास है यहां पर 0.30, ये आ गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A1, B डिफेक्टिव की A1 में कितना चांस है, वो है A1 ओमाहा में इसका 0.5%, 0.5% चांस है। जब मैंने इस फिगर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये फिगर आ गया। अब मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई होगी कि ये कैलकुलेशन मैंने किस चीज की है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B की मैंने ये कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन, और ये इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड A1, ये उसकी इंटरसेक्शन, या A1 एंड B दोनों बातें कह सकते हैं, ये उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, B की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं, वो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी होती है, इन सब का टोटल करेंगे तो ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B होती है। ये मैंने इस तरह लिखा हुआ है आपके लिए कि मैंने इस प्रोबेबिलिटी को ऐड किया। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 एंड B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 एंड B, और फिर मैंने इसी स्टाइल में ये डिटेल दी है, ये डिटेल मैंने इसी स्टाइल में दी है और सबको सम किया है। ये सारी कैलकुलेशन मैं इधर कर चुका हूं, ये टोटल इधर आ गया, ठीक है। तो जिस तरह मैंने ये A1 एंड B किया था, इस तरह A1 इन प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A1, इसी तरह ये दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 एंड B, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट A2, और इसी तरह ये, और जिस तरह मैंने इस एक की कैलकुलेशन की थी, यही सारी वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट करके, और जैसे मैंने आपको बताया इधर ऊपर भी कैलकुलेट करके टोटल करने के बाद एग्जैक्टली मेरे पास यही आंसर आ गया। अब ये आंसर इधर ऊपर पुट होगा और ये आंसर इधर नीचे पुट होगा, और अब आप इसको जब पुट करेंगे इस फार्मूले में, ये वैल्यूज पुट करेंगे और डिवाइड करेंगे, यू गेट 0.26, यानी अप्रॉक्सीमेटली 26% चांस है कि वो डिस्क जो है ना वो ओमाहा प्लांट से आई होगी। इसी तरह आप बाकी प्लांट्स के लिए भी इसको कर सकते हैं, समझाने के लिए इतना ही काफी है। ये जो कैलकुलेशन है, ये डिटेल कैलकुलेशन के ये B की प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं, और ये डिटेल कैलकुलेशन कि A1 इंटरसेक्शन B कैलकुलेट, अगर इस फार्मूले में ये डिटेल कैलकुलेशन डाल दी जाए तो ये हो जाता है जी बेस थ्योरम। मतलब है ये इसी फार्मूले की एक और अल्टरनेट फॉर्म है, और कुछ भी नहीं। ये डिटेल कैलकुलेशन अगर इसकी जगह डाल दी जाए तो ये बेस थ्योरम बन जाता है। बाकी बेस थ्योरम ऐसी कोई खास चीज नहीं। ये देखें, ये बेस थ्योरम इसको भी कहते हैं, लेकिन ये इसका सिंपल फॉर्म। ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म इससे ये होगा कि आप B की वैल्यू पुट कर लें और प्रोबेबिलिटी ऑफ B की वैल्यू इस तरह, लेकिन इस तरह अलग अलग लिखने के बजाय मैंने इस तरह समेशन नोटेशन में लिखा है, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ AI एंड B वेयर I टेक्स वैल्यू, I की जितनी भी वैल्यूज हो, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी हों, उसके मुताबिक आप चले जाएंगे, और ऐसे लिख दिया। और AI मैंने इसलिए लिखा है कि जरूरी नहीं कि आप हमेशा पहले ही प्लांट की बात करें, दूसरे तीसरे किसी भी प्लांट की बात कर सकते हैं। और अगर आप इनकी जगह इनकी अपनी ये इस तरह की वैल्यूज पुट कर लें तो आपके पास ये फार्मूला इस तरह हो जाता है। ये बेस थ्योरम की ज्यादा एडवांस सूरत है। इस थ्योरम की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है B गिवन दैट A, कंडीशन प्रोबेबिलिटी हमें गिवन इस तरह होती है। बिलफर्ज हमें ये गिवन था, और ये बातें क्वालिटी कंट्रोल वालों को पता है कि जी कौन से डिफेक्टिव का चांस एक पर्टिकुलर प्लांट में कितना है, डिफेक्टिव का चांस एक पर्टिकुलर प्लांट में कितना है। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया वो उल्टा है कि चीज का हमें पता है कि वो डिफेक्टिव है, अब आप बताओ कि वो प्लांट कौन सा था, उस प्लांट का चांस कौन सा है, एक खास प्लांट का चांस कौन सा है। ये क्वेश्चन उल्टा है, याद रखें। लेकिन इस इंफॉर्मेशन से हम ये भी मालूम कर सकते हैं